हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी आरबी टू जेड में आज बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो बनने जा रहा है। बिकॉज़ मैं कुछ चीज़ों में बिजी हो गया था तो मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। और कल फिर अनुज ने भी कहा कि सर वीडियो आप दीजिए, क्योंकि आप अब हम लोगों के पास आए नहीं हैं, तो वीडियो आप दीजिए जिससे हम लोग पढ़ सकें। तो बस उसी के लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ और ज़्यादा प्रयास करूँगा ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मेहनत जो है वो भी दिखे कि हाँ मेहनत हो रहा है, इससे मोटिवेशन मिलता है। बाकी देखिए, आज हम आपको जो है क्लास 10th की साइंस पढ़ाएंगे। जो क्लास 10th की साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के नाम को देख करके और उससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जैसे कि चैप्टर में लिखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पे ये तीन वर्ड जो आए हैं, ये तीन वर्ड रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यदि टॉपिक का ये नाम है तो इसका मतलब ये है कि टॉपिक का रिलेशन तो इन्हीं सारी चीज़ों से होना चाहिए। और उसके बाद टॉपिक में हम इन्हीं सारी चीज़ों को भी समझानेंगे भी, है ना। लेकिन सारी चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे इनको समझा जाए, कई बार बहुत क्रिटिकल लगता है। फिर क्या कुछ असर ऐसा है कि हम लोगों के जीवन में सारी चीज़ें दिखते हों, हम लोग रिलेट कर पाएँ, हम लोग इसको देख सकें। पढ़ने से अच्छा अगर देख लें तो ज़्यादा उसका बेनिफिट हमको मिलता है। तो इसमें जैसे कि हम लोग आपको दिखाएंगे रासायनिक क्या है, अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है। तो पहली बात तो रासायनिक हम लोग देख लेते हैं, रसायन क्या है। तो रसायन का मतलब कि यही हो जाता है कि जैसे कि हम लोग कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, है ना, तो उन एलिमेंट्स का जो भी टेस्ट होता है और उसका जो कलर होता है ना, उसका जो रिएक्ट है टेम्परेचर के साथ, उसका क्या रिएक्ट है प्रेशर के साथ, है ना, उसकी जो स्मेल होती है, मतलब वो कैसी स्मेल है उसमें, अगर ये सारी चीज़ें हम उनकी जाने ना, तो वही उसका जो है केमिकल प्रोसेस होता है, वो वही उसका रसायन है ना। एक प्रकार से ये कला विज्ञान है और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहीं पे एक अगला वर्ड आप लोग देख रहे हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का संपन्न होना। तो जब भी कोई कार्य संपन्न होता है तो उसके पीछे जितना भी प्रोसेस होता है वह प्रोसेस ही अभिक्रिया कहलाता है। मैं भी सेम नहीं बोल रहा हूँ, मैं रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोल रहा हूँ, अभी रसायन और अभिक्रिया अलग अलग बता रहा हूँ। और उसके बाद समीकरण क्या है, तो समीकरण का मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि जिस भी चीज़ को आपने जाना है ना, तो उसमें देखिए समीकरण का एक अपना अलग ही मतलब होता है। समीकरण का मतलब ये होता है कि उसमें हम लोगों को राइट साइड और लेफ्ट साइड लिखा हुआ मिलता है। गणित में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, हम लोग ये चीज़ रसायन में भी कर लेते हैं और यही चीज़ आप लोग जो है अपने सोसाइटी में बहुत करते हैं। चुनाव के दरमियान जो है आप लोग बहुत सारे समीकरण से बनाते हैं, तो उसमें हमेशा आप लोग इक्वल करने का प्रयास करते हैं, इक्वल देखने का प्रयास करते हैं, है ना, कि इधर की जो चीज़ है वो उधर की इक्वल है कि नहीं है। और तभी वो समीकरण कहलाएगा जब LHS और RHS में लिखा हो कि हाँ यार ये इस चीज़ की इक्वल वो चीज़ है। तो कुछ ऐसा मैं इसमें भी अभी लिखूंगा, कुछ एलिमेंट्स इधर लिखूंगा, कुछ एलिमेंट्स इधर लिखूंगा, उसे मैं रासायनिक समीकरण कहूँगा। तो बस यही है इस सारे चैप्टर्स में, और इन्हीं के विषय में जानकारी हमको लेना है। तो अब थोड़ा सा मिला कि इनको अगर अब बोले हम कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक पड़ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपके बुक में ध्यान से देखिएगा, NCERT के बुक में आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आप लोग जो है जैसे इस चैप्टर में इंटरव्यू मारेंगे तो आपको एक रासायनिक परिवर्तन और एक आपको हेडिंग मिल जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो जब तक हम लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन नहीं समझ लेंगे तब तक इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ समझना क्रिटिकल हमको लगेगा। तो यहाँ पे अनुज देखो क्या था विशेष, यहाँ पे कुछ ऐसा था कि जब रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को दो टॉपिक सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, दो हेडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा शुरू में। ये रासायनिक परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन बोले तो चेंज, है ना। और उसके बाद एक आपको क्या चेंज पढ़ने को देखने को मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन, ये दो चीज़ें हो गई, है ना।
तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। देखिए आप लोगों ने जब से बच्चे, हम लोग जब से पैदा हुए बहुत सारे चेंजेस हम लोग देखे हैं, यहाँ पे इतने सारे चेंजेस देखे हम लोग। देखो अगर एक छोटा सा बीज होता है, बीज बड़ा सा पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो बहुत बड़ा सा पेड़ बनता है ना, मतलब एक पौधा बनता है, फिर पेड़ का आकार लेता है, फिर उसकी पत्तियाँ पीली होती हैं, गिरती हैं, मिट्टी बनती हैं। तो इस तरह से एक चेंजेस हम देख रहे हैं, है ना। एक चेंजेस हम लोग ये भी देखते हैं, जैसे वाटर रखा है, पानी। अब वो पानी क्या है, अगर गर्मी पाएगा तो उसके साथ क्या होने लगता है कि वो वेपरेट होने लगता है, मतलब कि वाष्प बनने लगता है ना, भाप बनने लगता है। तो भैया पहले पानी लिक्विड था, फिर लिक्विड से वो गैस बना, भाप बना, और उसके बाद फिर वो गैस बनेगा और जैसे फिर ठंडा करेंगे फिर वो पानी बनेगा। एक प्रकार के ये चेंजेस है। हम लोग कई बार लकड़ी जलाए होंगे, है ना। लकड़ी जलाते समय क्या हुआ होगा कि जब भी हम लोगों ने लकड़ी जलाया तो लकड़ी जल करके राख बनने का काम किया, है ना, वो एकदम राख बन गई। और उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने गेहूँ पिसवाया, गेहूं से आटा बन गया, आटा को फिर साने हम लोग है ना गूँथ करके और उसकी रोटी बनाए, फिर रोटी को पकाए, वहाँ पे एक अलग चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। तो इस तरह से हमारे आसपास जो है बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और अगर उन सारे चेंजेस को हम डेली देखें और देख करके ऑब्जर्व करते रहें तो इससे काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। अनुभव कैसा होता है, अनुभव का मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, आप लोग वही सारी चीज़ों को देख लिए हैं। जब आप लोग वही सारी चीज़ों को देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आने लगती हैं। तो मैंने अभी कई परिवर्तन बताए, तो जितने भी मैंने परिवर्तन बताए, अगर इन सारे परिवर्तन में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पूरे परिवर्तन में आपको मैंने दोनों परिवर्तन बता दिया। रासायनिक परिवर्तन, ये मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन भी उसी में बता दिया और भौतिक परिवर्तन भी उसी में बता दिया। अब जरूरी है उनको अलग अलग करने की। जैसे कि उसमें मैंने कुछ रासायनिक परिवर्तन बताए थे, कुछ केमिकल चेंज बताए थे और कुछ फिजिकल चेंज बताए थे। तो ज़रूरत है उनको कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग करने की। सर कैसे हम समझें कि ये रासायनिक परिवर्तन और कैसे हम समझें कि ये भौतिक परिवर्तन है। तो देखो जो जितने विद्वान थे तो उन विद्वानों ने इस बात को तय करने के लिए कुछ मूलभूत चीज़ें बताते हैं कि भैया कैसे रासायनिक परिवर्तन होता है और कैसे जो है भौतिक परिवर्तन होता है। तो मैं भी उसी में कुछ लिखता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ। जब कभी परिवर्तन इस प्रकार का हो, जब कभी परिवर्तन इस प्रकार का हो कि उसमें क्या क्या परिवर्तित हो जाए, स्वाद बदल जाए। स्वाद, भाई सारी वस्तुओं में एक टेस्ट तो होता है ना। किसी का टेस्ट कड़वा है, किसी का टेस्ट खट्टा है, किसी का टेस्ट मीठा है, तमाम तरह के टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट चेंज हो जाए। अगर हम लोग कुछ ऐसी प्रक्रिया करें कि उस प्रक्रिया की वजह से टेस्ट चेंज हो जाए। दूसरी बात उसका क्या चेंज हो जाए, रंग, बोले तो कलर, रंग चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए। उसके बाद तीसरी चीज़ उसकी क्या, अवस्था। अवस्था बोले तो स्टेट, अवस्था बोले तो उसकी स्टेट। स्टेट का मतलब जैसे हो गया आपका द्रव, ठोस, गैस। अगर हम कुछ करें और उस दरमियान जो है द्रव ठोस में, ठोस द्रव में, या गैस ठोस में, ठोस द्रव में, इस तरह कुछ चेंजिंग होंगे तो वो भी एक प्रकार का चेंज है। स्वाद, रंग, अवस्था, आकृति आकार की बात कर लें, सब चेंज। जब अवस्था चेंज होगी तो भाई आकृति आकार चेंज होगा, तो इसको भी ले लेते हैं कि भाई ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखो कि द्रव्यमान परिवर्तन हो जाए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो कहता है कि भैया द्रव्यमान नहीं बदलता है, बट अगर रिएक्शन के दरमियान ऐसा हो कि कुछ द्रव्यमान जो है वो एनर्जी में चेंज हो जाए, कुछ मैटर का वैल्यू एनर्जी में चेंज हो जाए, तो वहाँ पे फिर हमको जो वास्तविक द्रव्यमान होगा उस वास्तविक द्रव्यमान की अपेक्षा केमिकल रिएक्शन के बाद का जो द्रव्यमान होगा कुछ कम या फिर कुछ ज़्यादा लगेगा। अच्छा, कम क्यों लगेगा, क्योंकि कुछ मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और तो कम होगा। और या ये हो सकता है कि रिएक्शन के दरमियान कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया हो वो, तब तो फिर अब वो एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगा तो मास बनेगा और फिर मास बढ़ेगा। ऐसे में इसको समझ सकते हैं। तो स्वाद, रंग, अवस्था, आकार, द्रव्यमान परिवर्तन हो जाए और ऊष्मा में भी परिवर्तन हो। ऊष्मा परिवर्तन का कहने का मतलब यह है कि वस्तु का जो वास्तविक ताप है, वस्तु का जो वास्तविक ताप है उसमें परिवर्तन हो जाए, है ना। या तो कई बार होगा कि वह पदार्थ जिसके साथ हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो गर्म हो जाए, या तो कई बार ये भी हो सकता है कि वो ठंडा हो जाए। तो इस तरह से ताप परिवर्तन हो जाए। तो अगर इस प्रकार का परिवर्तन हो जाए और उसे हम फिर से रिवर्स ना कर सकें, अगर इतने चेंजेस हो जाए
और इतने चेंजेस होने के बाद हम दोबारा उस पदार्थ को उस रूप में न ला सके तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें हम पुनः उस चीज़ को उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं जैसे कि वो पहले थी। अगर या कभी भी ऐसा आप देखते हो तो इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी से राख बनना, रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम का हवा में जलना और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम का राख हो जाता है। अब आप फिर से उस तरह का मैग्नीशियम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और समोसा आप लोगों ने बनते हुए देखा होगा। देखो मैदा का पहले क्या कैसे होता है, फिर हम जब उसको छान देते हैं तो वो कैसे हो जाता है ना। फिर उसके बाद जैसे हम आप लोगों को बताएं, ये हो गया आपका। उसके बाद जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ आपके फेस में तेजाब पड़ जाए तो आपका फेस एकदम चेंज हो जाएगा, वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से तमाम परिवर्तन आप देखते रहते हैं। जैसे लोहा में मूर्छा का लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगर आप लोगों ने कभी कापर का वो देखा होगा, बर्तन देखा होगा, कापर के बर्तन में आप लोग पानी रख दीजिए तो उसमें क्या होगा कि वो ग्रीन 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 उसमें लग जाता है, हरे रंग का, तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। चांदी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर के चांदी को काला कर देता है, क्योंकि चांदी तो पहले कुछ वाइट कलर में होती है, सिल्वर कलर जो हम बोलते हैं वाइट कलर, लेकिन वो भी ब्लैक हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। आप जो खाना खाते हैं और जब आप खाना खा लेते हो तो खाना जाके पेट में आपके पचने का प्रोसेस होता है, तो वहाँ भी रासायनिक परिवर्तन है ना। तो इस तरह से जो है ये सारे जितने भी परिवर्तन ये रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें देखिए आप लोग, फिर आप राख से पुनः लकड़ी, बताइए क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जो समोसा बन चुका है अब उस समोसा से फिर उस तरह का मैदा क्या प्राप्त किया जा सकता है? क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जो मूर्छा बोले तो जंग, जो जंग लगा है, क्या उस जंग से फिर उस तरह का लोहा प्राप्त किया जा सकता है? क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको अनुज क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि इन सारी चीज़ों को आपको देखना है ना। सारी चीज़ों को आपको देखना है, आपके अपने जीवन में दिखे कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं, आपको दिखना चाहिए। तो इस तरह के जो परिवर्तन है, इस तरह के परिवर्तन आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। इनके विषय में अध्ययन होगा। फिर इन परिवर्तन को जब हम देखेंगे तो इन परिवर्तन का अमाउंट मतलब मात्रा के विषय में बात कर सकते हैं, किस कारण से हुआ ये कारण हम बता सकते हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं। तो अगर हम लिख देंगे तो वही केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन माना जाएगा, इक्वेशन के रूप में उसे हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से इतना आपका जो हो गया, आपका ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आगे बात करता हूँ थोड़ा सा भौतिक परिवर्तन की, है ना। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल और केवल अवस्था बदले, केवल और केवल क्या बदले, अवस्था बदले, केवल केवल क्या बदले, अवस्था बदले, ठीक है। और इसमें द्रव्यमान की कोई क्षति नहीं होगी। भले आप लोग इस चीज़ को कर लीजिएगा, कहीं भी इसको कैसे पता किया जा सकता है द्रव्यमान की क्षति नहीं क्षति है। तो रिएक्शन के पहले का जो मास है, रिएक्शन के बाद के मास को अगर हम लोग तौलें, है ना, वेट करें, अगर वो वेट इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कोई द्रव्यमान क्षति नहीं हुई। तो इसमें भी द्रव्यमान की क्षति नहीं होती है भौतिक परिवर्तन में। किस परिवर्तन में? ये भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इस परिवर्तन में आपका इस तरह चेंजेस नहीं होता और इसमें परिवर्तित किसी भी चीज़ को आप जो है रिवर्स कर सकते हैं, फिर से उसी रूप में ला सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें परिवर्तित की गई चीज़ को फिर से उस रूप में लाया जा सकता है। तो दो प्रकार का परिवर्तन हमने अपने इस पूरे संसार में अभी तक देख लिया, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो मैं भौतिक परिवर्तन कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा बर्फ को पानी बनते हुए, ठीक है। अगर बर्फ से पानी बन गया तो पानी को पुनः हम लोग क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। पानी को हम लोग पुनः क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा वाष्प, है ना। वाष्प को आपने क्या करते हुए देखा होगा कि वाष्प कई बार क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, तो पानी भी वाष्प बनते हुए आपने देखा होगा।
एंड अगेन आपने क्या देखा होगा, जैसे ये आप लोगों को हम बता दें कि पत्थर जो होता है ना, जो पत्थर होता है वो टूट करके बालू के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, बस उसका अवस्था का मतलब क्या थोड़ा सा आकृति आकार में चेंजेस हुई। बालू भी वही पत्थर ही है, बट उसका छोटा सा कण है। तो कुछ इस तरह के जो परिवर्तन आप लोग देखेंगे, तो इस तरह के परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको भौतिक परिवर्तन इसीलिए जान लेना है कि किस प्रकार से आप उसे केमिकल परिवर्तन से, मतलब जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज से हम फिजिकल चेंज को कैसे अलग समझ सकते हैं। बस इसमें केवल इतना ही जानना है और कुछ शेष नहीं जानना है। जैसे ही पूरा टॉपिक आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है, इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आपको वास्तविक इसमें जो भी टॉपिक है, जो भी हेडिंग है, वो वास्तविक हेडिंग से शुरू होती हैं। तो उसमें आपका जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें कई क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी इस वीडियो को मैं एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, इसको आप सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन से समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिल करके दूसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के साथ हुआ परिवर्तन जो होता है वो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है कि पुनः हम उसको उस रूप में नहीं ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम लोग क्या देख सकते हैं, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया क्यों होती है, रासायनिक अभिक्रिया हमारे लिए जानना क्यों आवश्यक है, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना क्यों आवश्यक है। अगर इस तरह से कुछ मूलभूत सवाल जो हैं अगर हमारे मन में आए, हमारे दिमाग में आए, और हम अपने सामने वाले टीचर से इस चीज़ को पूछें, और टीचर अगर हमको इसको कुछ भी बताने का प्रयास करते हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है इस टॉपिक को पढ़ने में। और रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि पूरा रसायन विज्ञान जो है बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है। तो बाकी मैं आपका अगली वीडियो में आउट टॉपिक क्लियर कर दूंगा, है ना। वहाँ पे जैसे मैंने आपको एक बताया था, तो यहाँ पे आपके एक दिमाग में पिक्चर में थोड़ा सा बनाने का प्रयास करूँगा। जैसे देखिए Mg बोलना तो क्या है, मैग्नीशियम। Mg बोलना तो क्या है, मैग्नीशियम। अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करूँ, ये हीट का सिंबल है। अगर मैं गर्म करूं, गर्म करने का मतलब उसको डायरेक्ट लौ से छुआ दूँ, लौ का मतलब जलती हुई आग में ले जा करके मैग्नीशियम की रिबन तार हो और उसको उसमें रख दूं, तो मैग्नीशियम की रिबन जो है वो जलने लगती है ना, जलने लगती है। तो जो चूंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब ऑक्सीजन कहाँ है, तुम्हारे पूरे वायुमंडल में है, तो इसकी उपस्थिति में जब वो जलने लगती है तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से हम पुनः अलग अलग मैग्नीशियम या ऑक्साइड नहीं प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करें तो, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, बड़ा खर्चा आएगा इस प्रोसेस को करने में। तो देखो ये एक प्रकार का ये कैसा परिवर्तन है, तो ये एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन हो गया जिसमें अवस्था भी चेंज हो गई, आकार चेंज हो गया, आकृति चेंज हो गई, स्वाद चेंज हो जाएगा, रंग रूप सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, और फिर से हम उसको इस रूप में रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो यहाँ पे दो तत्व थे अलग अलग, दोनों तत्वों को दिया टेम्परेचर, और जैसे ही दोनों तत्वों को दिया टेम्परेचर, दोनों तत्वों के बीच कुछ हुआ, और जो कुछ हुआ उससे एक नया उत्पाद हो गया। तो जो हुआ वो एक प्रक्रिया हुई, और उस प्रक्रिया के कारण एक नया उत्पाद बन गया। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर के तीसरे नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तीसरे नए पदार्थ का, जिसे हम लोग उत्पाद कह सकें, उसका निर्माण करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और उस रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग की गए तत्वों को, तत्वों की मात्रा को, तत्वों की मात्रा की आवश्यकता मतलब की अवस्था को, और उससे बनने वाले उत्पाद को दर्शाने की प्रक्रिया है ना, जिस भी पद्धति से हम लोग दर्शाते हैं उस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण। इसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन मैं अगली वीडियो में कर दूंगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्लास 10th का है, 9th का भी मैं पढ़ा दूंगा। अभी मेरी जो भी कमियाँ होंगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो उस कमी को मैं थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करूँगा। बाकी आपसे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद स्टूडेंट।